आज हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के निम्न 3 बिंदु होते हैं। ये जो जटिल प्रक्रिया है इसके निम्न 3 बिंदु होते हैं जो कि हैं कुछ इस तरीके से। पहला बिंदु, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। मूल्यांकन में जो पहला बिंदु है वो है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव एवं तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण। तो अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के निम्न 3 बिंदु हैं। पहला, उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य। मूल्यांकन के प्रथम चरण में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है। इनका निर्धारण बालक में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है। मतलब हमें जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, हमें बालक के व्यवहार में एक निर्धारित परिवर्तन करने के संदर्भ में ही जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम उसकी परिभाषा देते हैं। यह परिवर्तन अधिगम प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जब हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन केवल हम उसकी अधिगम के द्वारा ही, उसको सिखाकर ही उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अतः शिक्षण अधिगम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अतः शिक्षक अधिगम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम प्रतिफल कहलाता है। क्यों अधिगम प्रतिफल? क्योंकि मैंने उसके व्यवहार में जो परिवर्तन किया है वह अधिगम के द्वारा ही किया है, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही उसको उत्पन्न किया है। इसीलिए उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसको हम अधिगम प्रतिफल बोलेंगे। अगला है आपका अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव में है शैक्षिक उद्देश्यों के निश्चयीकरण के बाद शिक्षक के द्वारा एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत बालक को उपयुक्त शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके। इस चरण के अंतर्गत ऐसे साधनों, विषय वस्तुओं एवं परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक की जा सके। यह चरण 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: विषय वस्तु का चयन करना और उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन करना। तो इसमें क्या है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की जो निश्चयीकरण के बाद हमने जो शैक्षिक उद्देश्यों का निश्चय कर लिया, शैक्षिक उद्देश्य मतलब कि बालक के व्यवहार में जो अधिगम के फलस्वरूप हमें परिवर्तन लाना है उसके लिए हमने क्या किया है, उसमें एक अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन लाना है उसके लिए हमने एक विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण कर लिया। उसके बाद शिक्षक ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिसके अंतर्गत जो बालक है वो क्या कर सके, शिक्षण का अनुभव प्रदान कर सके, शिक्षक बालक के लिए एक अधिगम प्रदान कर सके। इस चरण के अंतर्गत वह क्या कर सकता है, साधन, विषय वस्तु, परिस्थितियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप क्या टीचिंग मटेरियल लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक की जा सके, जिससे आप उसको व्यवहार में अधिगम के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकें। इसीलिए इसके बाद तो इसमें हम 2 चरणों में इसको विभाजित करते हैं। एक होता है विषय वस्तु का चयन और एक होता है उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन। तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण। अब
इस चरण के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक परीक्षणों तथा मूल्यांकन पद्धतियों जैसे मौखिक, लिखित, निरीक्षण आदि के माध्यम से शिक्षक यह मूल्यांकन करता है कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। बालक के व्यवहारिक परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक होता है बाह्य व्यवहार, एक होता है आंतरिक व्यवहार। तो बाह्य व्यवहार मतलब बालक का लिखना, पढ़ना, बोलना, और आंतरिक व्यवहार मतलब बालक का सोचना, समझना, निर्णय लेना। तो हमने शुरुआत में जो शिक्षण उद्देश्य लिए थे, मतलब विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित किया था उनको, कि बालक के व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना है तो हमें कैसा अधिगम करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उसमें अधिगम अनुभव किया, मतलब शिक्षक के द्वारा ऐसी स्थितियों का निर्माण किया गया ताकि वह बालक जो है वो अच्छे से पढ़ सके, अधिगम कर सके। उसमें उसने टीचिंग मटेरियल का भी उपयोग किया, TLM का उपयोग भी उसने किया। देन उसके बाद जो लास्ट आया वो है मूल्यांकन के वर्गीकरण उपकरण। तो इसमें उसने मौखिक और लिखित मूल्यांकन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है वह बालक के व्यवहार में कि जो उसने शुरुआत में शिक्षक उद्देश्य लिए थे व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, वह कितने उसके सफल हुए। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य व्यवहार, एक होता है आंतरिक व्यवहार। जो लिखना, पढ़ना, बोलना है वो आपका बाह्य व्यवहार में आ जाएगा, और जो आपका बोलना, बात सोचना, समझना, निर्णय लेना है वो आपका आंतरिक व्यवहार में आएगा।